मेरी सास के हाथ जब मेरी पीठ पर फिसले तो लगा उसने मेरी थकावट नहीं, मेरी तन्हाई छू ली हो। सासू माँ मेरे पीछे खड़ी थी, उंगलियां सरसों के तेल में भीगी हुई, और स्पर्श में वो अपनापन था जो कोई अपना भी नहीं देता। उनकी सांसें मेरे कान के पास थीं, धीमी मगर गहरी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो, या शायद कहना चाहती ही ना हो, बस महसूस करवाना चाहती हो। मैं जानता था वो मेरी बीवी की माँ है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक औरत थी, एक औरत जिसकी उंगलियां किसी मरहम की तरह मेरी पीठ पर फिसल रही थी और हर बार मेरी खामोशी को थोड़ा और खोल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी, ना नींद के लिए ना सुकून के लिए, बस इसलिए कि उस लम्हे को रोक सकूं, थाम सकूं, जी सकूं। उसकी साड़ी की सरसराहट अब मेरे सीने से टकरा रही थी और उसकी उंगलियां अब सिर्फ दब नहीं रही थीं, वो थाम रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और सास ने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन जो खामोशी हमारे बीच पसरी थी वो शायद सबसे बड़ा इकरार बन चुकी थी। जब पहली बार मैंने सास को देखा था तो उनमें तो मुझे माँ जैसा कुछ भी नहीं लगा था। उम्र जरूर बीत चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें वक्त से बचा लेती हैं, उनकी आंखें, उनकी चाल और शायद उनका इरादा भी। मैंने प्रिया से शादी प्यार में नहीं की थी, वो मेरे जैसी थी, स्मार्ट, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, समझदार, सीमित। हम शादी के बाद कुछ हफ्ते तक उसके मायके में ही रुके, क्योंकि किराए का फ्लैट तैयार नहीं था। तब पहली बार उसकी माँ से ठीक से मुलाकात हुई, रजनी, मेरी सासू माँ। उम्र होगी 45 के पार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो ठहरा हुआ लगे। उनकी चाल में वो धीमा लचीलापन था, जैसे हर कदम जानबूझ कर रखा गया हो। साड़ी का पल्लू कमर से कभी ढलके नहीं, लेकिन नजरें कभी वहां से हटे नहीं। उनका बोलना धीमा था, लेकिन उनके रुकने का तरीका तेज। शुरुआत में सब नॉर्मल था। वो घर का काम करती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी और कभी कभी हल्का सा मुस्कुरा देती थी, एक बड़ों वाली मुस्कान। लेकिन जरा करीब से देखो तो उसमें कुछ और भी होता था। प्रिया सुबह से लैपटॉप में घुसी रहती थी। हम दोनों का रिश्ता टेक्स्ट और मीटिंग शेड्यूल में सिमट गया था। रात को वो थक जाती और मैं बहानों में। मैं एक ऐसी औरत के साथ था जो मेरे साथ थी, पर मुझे देखती भी नहीं थी। और उधर रजनी, मेरी सास, पति को खो चुकी थी, बेटी जा चुकी थी, घर की हर चीज बोलती थी, अब यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उनमें ये गम चुप नहीं था। वो इसे तोड़ने के लिए शायद बेताब थी, बहुत बेताबी से। एक सुबह मैं बालकनी में बैठा था, वो आई नाइटी में, बाल बिखरे हुए। सासू माँ ने मुझे चाय दी। ठंडी लग रही होगी, उन्होंने कहा। चाय देते वक्त उनके नाखून मेरी उंगलियों से रगड़ खा गए और मेरी नजर उनके गले के पास पसीने की नमी पर अटक गई। साड़ी वहां चिपकी थी, लेकिन ढकी नहीं थी। वो मुझे देख नहीं रही थी, लेकिन जानती थी मैं उन्हें देख रहा हूँ। वो बातें ऐसे करती जैसे कुछ भी खास नहीं, लेकिन हर बात में हल्की सी डोरी होती जो मेरे मन को खींचे। दामाद जी, लगता है आपकी पीठ में अकड़न है, कभी कभी हल्का सरसों का तेल मल दूं तो ठीक हो जाता है। ऐसा वो एक बार नहीं 3 बार बोली, हर बार और भी केयरिंग लहजे में। वो मुझे धीरे धीरे अपने करीब खींच रही थी और मैं खुद को रोक नहीं रहा था। मैं जानता था ये सही नहीं है, लेकिन मैंने शायद पहली बार खुद को किसी के सामने महसूस किया था। कोई था जो मेरी मौजूदगी देख रहा था, छूना चाहता था और शायद चाह रहा था। उनकी आंखों में काजल नहीं होता था, लेकिन नींद भरी होती थी, जैसे कई रातें जागकर बर्बाद की हों। कमर अब भी भरी हुई थी, हाथ अब भी नर्म, और चाल में वो अदाएं जो सीधी नहीं चलती, थोड़ा घूमकर चलती हैं। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन पहनने का तरीका ऐसा कि लगता था कपड़ा शरीर ढकने नहीं बल्कि ध्यान खींचने आया हो। रिश्ते तब नहीं बदलते जब कुछ बड़ा हो जाए, रिश्ते तब बदलते हैं जब छोटी छोटी चीजें बार बार हों और कोई उन्हें रोकने वाला ना हो। मेरी बीवी प्रिया को शादी के 2 महीने बाद ही वापस ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। उसकी कंपनी ने उसे 6 हफ्ते की ट्रेनिंग पर पुणे भेज दिया था। मैं ससुराल में ही रुक गया, क्योंकि मेरी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम थी और किराए का फ्लैट अब भी सेट नहीं हुआ था। प्रिया कहकर गई थी 6 हफ्ते पलक झपकते ही निकल जाएंगे, और शायद उसके लिए निकल भी गए होंगे, लेकिन मेरे लिए हर दिन लंबा, हर रात भारी थी। उस दिन मेरी पीठ में थोड़ा खिंचाव था, लैपटॉप पर झुके झुके गर्दन अकड़ गई थी। मैं लिविंग रूम में आधा टी शर्ट ऊपर किए बैठा था जब रजनी, मेरी सास, अंदर आई। दामाद जी, देख रही हूँ तुम्हारी गर्दन हर रोज दुखती है।
आज कहो तो हल्का तेल मल दूं? सरसों का है, आराम मिलेगा। मैंने नहीं कहा। शायद इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उनकी आवाज में कोई एहसान नहीं था, बस अपनापन था। और शायद वो अपनापन मैं पिछले कई दिनों से मिस कर रहा था। वो पास आई, मेरी गर्दन पर हल्का सा तेल डाला और फिर उंगलियों से धीरे धीरे दबाना शुरू किया। उनके हाथ में ताकत नहीं थी, पर उनके स्पर्श में एक गहराई थी, जैसे वो मेरी थकावट नहीं, मेरी खामोशी उतार रही थी। उनकी सांसें मेरे कान के पास थीं और उनके बाल मेरी गर्दन को हल्का छू रहे थे। मैंने आंखें बंद की, न सोने के लिए, न सहने के लिए, बस रुकने के लिए, उस पल को थोड़ा और जी लेने के लिए। उनके हाथ अब कंधों से नीचे पीठ तक जा रहे थे। मैंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरें झुकी थीं, लेकिन चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उनकी साड़ी थोड़ी सरकी हुई थी, कमर की लाइन साफ दिख रही थी। क्या मैं ये सब देखना चाहता था? शायद नहीं। लेकिन क्या मैं रोक पाया खुद को? बिल्कुल नहीं। शाम ढलते ही बारिश शुरू हो गई और रात को बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, छत पंखा बंद। मैं नीचे गद्दा बिछाकर लेटा हुआ था, टी शर्ट उतारी हुई थी, सिर्फ लोअर में। मोबाइल की लाइट बंद, खामोशी भारी थी। तभी उनके कदमों की आहट आई। सासू माँ चुपचाप दरवाजे से अंदर आई। ऊपर गर्मी हो रही थी, यहाँ थोड़ा ठंडा है, तुमसे कहे बिना ही आ गई, बुरा तो नहीं लगा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चादर का एक सिरा उनकी तरफ बढ़ा दिया। बिस्तर पर दो अकेले लोग, बिना पूछे, साथ लेटे हम दोनों एक ही चादर में थे। वो पीठ करके लेटी थी, मैं भी। उनके बाल मेरे कंधे से छू रहे थे और एक हाथ धीरे से मेरी उंगलियों के पास आकर रुका। मैंने वो हाथ पकड़ लिया और वो पीछे मुड़ी। उनकी आंखों में न पानी था न शर्म, बस एक अजीब सी इजाजत। मैंने उनकी उंगलियां नहीं पकड़ी, मैंने खुद को थामा। और जब उन्होंने हाथ दबाया तो उसमें एक औरत की गर्मी थी जो माँ से अलग थी और किसी तरह मेरी थी। उस रात हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने कुछ न करने की सारी हदें पार कर दी थीं। कुछ रिश्ते रास्ते से नहीं भटकते, वो वहीं रुक जाते हैं जहां दिल की जरूरत जुबान से आगे निकल जाती है। प्रिया अब 3 हफ्तों से पुणे में थी। फोन आते थे, बातें होती थीं, पर उनमें वो गर्माहट नहीं रह गई थी। उसकी लाइफ में कुछ नया था, दोस्त, ट्रेनिंग, माहौल। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि मैं अब अकेला नहीं था। रजनी थी। रात को हम अक्सर चुपचाप बैठते, वो चाय लाती, मैं पूछता, तुमने कुछ खाया? हम दोनों ने एक दूसरे को देखने की आदत बना ली थी, बिना सवालों के, बिना जिम्मेदारियों के। मुझे अच्छे से याद है, वो रविवार की शाम थी। बारिश दिन भर हुई थी, घर ठंडा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। मैंने ऊपर कमरे में हीटर ऑन कर रखा था। सासू माँ रजनी ऊपर आई, हाथ में गर्म पानी और दवा की गोली। सर्दी लग गई तुम्हें? उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। गर्माहट मुझसे ज्यादा उनके स्पर्श में थी। मैंने धीरे से कहा, आपका हाथ बहुत सुकून देता है। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस बिस्तर के किनारे बैठ गई। वो रुक गई, लेकिन जा भी नहीं रही थी और मैं रुकने नहीं दे रहा था। पहली बार जब वो सांस नहीं रही, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, धीरे से, जैसे इजाजत मांग रहा हूं। उन्होंने देखा, एक लंबी गहरी नजर, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। उनकी साड़ी का पल्लू ढलक गया। मैंने नहीं हटाया। मैंने उनके बालों को कान के पीछे सरकाया और पहली बार उनके गाल को छुआ, नरम, गर्म और चाहत से भरा। वो झुकी नहीं, लेकिन रुकी भी नहीं, बस हल्की आवाज में बोली, बहुत देर कर दी तुमने। हमने एक दूसरे को वैसे नहीं छुआ जैसे कोई भूखा जिस्म छूता है, हमने वैसे छुआ जैसे कोई भटकती रूह किसी घर को छूती है। उनका बदन कांप रहा था और मेरी धड़कन जैसे उनके सांसों से मिलकर एक लय बना चुकी थी। उनके होंठ मेरे सीने पर थे और मेरे हाथ उनकी पीठ पर। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस रात हमने एक दूसरे को बिना बोले बहुत कुछ दे दिया। कभी कभी जिस्म पहली बार में नहीं खुलता, वो उस इंसान की दूसरी बार की छुअन से पिघलता है, जब डर कम हो और भरोसा ज्यादा। सुबह की हल्की धूप और बिस्तर पर छूटी खुशबू। मैं बिस्तर पर लेटा रहा थोड़ी देर। कमरे में उनकी खुशबू बसी थी, वो वही नारियल के तेल की, वही साड़ी की हल्की महक और वो एहसास जो अब सिर्फ याद नहीं था, बल्कि मेरी त्वचा पर जिंदा था। वो सुबह जल्दी उठ गई थी। कमरे से बाहर जाती आहट तो आई थी, लेकिन जब मैंने करवट ली, उनकी साड़ी का कोना अब भी तकिए के पास पड़ा था।
उस रात के बाद पहली बार मैंने चाहा कि वो फिर लौटे बिना कुछ कहे, और वो लौटी। उसी नजाकत, उसी इरादे के साथ दरवाजा बिना आवाज के खुला। वो अंदर आई, एक हल्का सा ट्रे लिए, चाय और ब्रेड का टुकड़ा, लेकिन नजरें मेरी तरफ थीं। एक बार नहीं झुकी, सीधी, ठहरी और चाहने वाली। नींद पूरी हुई? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। आवाज नहीं निकली, क्योंकि गले में अब भी उनकी उंगलियों की छुअन अटकी हुई थी। फिर वही पास आना, लेकिन अब और साफ। वो पास आई, बिस्तर के किनारे बैठी। मैंने हल्के से उनका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसने कल रात मुझे थामा था। इस बार मैंने ज्यादा हौले से नहीं पकड़ा, थोड़ा मजबूत, थोड़ा भरोसे से। मैंने उन्हें अपनी तरफ खींचा। वो बिना झिझके पास आईं। उनके बाल आज खुल हुए थे, गर्दन पूरी साफ, आंखें थोड़ी नम, लेकिन डर नहीं था उनमें। मैंने उनका चेहरा थामा, और इस बार उनकी जुबान से कुछ नहीं निकला, लेकिन होंठ खुद ब खुद मेरे करीब आ गए। उनका चेहरा मेरी गर्दन में छुप गया था। उनकी साड़ी की सरसराहट मेरे सीने से टकरा रही थी, और मेरी उंगलियां उनकी पीठ की नमी में उलझी थीं। हम दोनों फिर से एक हो गए, इस बार हल्के, धीमे, लेकिन कहीं ज्यादा सच्चे। इस सुबह में शर्म नहीं थी, बस एक बात थी कि अब हम किसी एक रात की भूल नहीं थे। अब हम दो पूरे लोग थे जो अधूरे नहीं रहना चाहते थे। बाद में वो मेरे पास लेटी रहीं थोड़ी देर, हाथ अब भी मेरी उंगलियों में था। उन्होंने बस इतना कहा, जो हुआ अब उसे रोक नहीं सकते, लेकिन छुपा सकते हैं अगर चाहो। मैंने कहा, छुपाना शायद जरूरी है, लेकिन जीना उससे भी ज्यादा। सुबह की हल्की रोशनी में जब मैं उठ रहा था तो रजनी पहले से ही किचन में थी। उसकी चाल में वो सहजता और नफासत थी जो रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग लगती थी। उसने देखा मैं उठ रहा हूँ, एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, अभी उठे, थोड़ा आराम कर लो, फिर चाय बनाती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी चाय का इंतजार तो हर सुबह रहता है। वो हंस पड़ी, ऐसे भी कोई इंतजार होता है। हम दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं उसे अपने दिन के बारे में बताने लगा, वो भी अपनी बातें शेयर करने लगी। हर छोटी बात में एक खासपन था, जैसे कोई हम दोनों के बीच दीवारें नहीं थी। दिन के बाद दिन हमारी बातें गहरी होती गई। वो मेरी गर्दन पर हल्की हल्की मालिश करती, मैं उसकी पीठ पर उंगलियां फेरता। कभी कभी उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराती, और उस नजर में इतनी बातें छुपी होती कि मैं अनजाने में मुस्कुरा देता। रजनी की खूबसूरती कुछ और ही थी, सिर्फ चेहरे का सौंदर्य नहीं, उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी आवाज की मिठास, सब कुछ दिल को छू जाता था। उसकी आवाज में एक रहस्य था, एक ऐसा अंदाज जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाता था। रातों को जब घर सूना हो जाता, तब हम दोनों के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ जाती। कभी वो मेरे कंधे पर सिर रख देती, तो कभी मैं उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता। हर बार इस रिश्ते में कुछ नया, कुछ छुपा सा एहसास होता। लेकिन एक बात थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था, रजनी के उस मासूम चेहरे के पीछे कुछ तो छुपा था। कभी कभी उसकी निगाहें दूर कहीं खो जाती, और कुछ पल बाद वो हंसकर कह देती, कुछ नहीं, बस सोच रही थी। मुझे लगता था कि हम दोनों अकेलेपन में एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। मैं उसे समझता, वो मुझे। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? एक हफ्ते बाद प्रिया वापस आई थी। घर अब फिर से पूरा लगने लगा था। प्रिया लौट आई थी, चेहरे पर वही मासूमियत, आंखों में वही अपनापन। रजनी अब फिर से सास बन चुकी थी। माँ वाली देखभाल, किचन संभालना, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, सब कुछ सही चल रहा था, या ऐसा दिखाया जा रहा था। मैं थोड़ा सकुचाया हुआ था। रजनी से अब कम नजरें मिलाता, लेकिन जब अकेले होते वो अब भी वही नरमी से पेश आती। कुछ बदला नहीं, वो कहती, हमने जो बांटा वो किसी की गैर मौजूदगी का फायदा नहीं था, वो हमारी जरूरत थी। मैं भी खुद को यही कहता। मैं गलत नहीं हूं, बस हालातों ने मुझे इस मोड़ पर ला दिया। लेकिन एक चीज थी जो मैं नहीं जानता था, प्रिया और रजनी अब एक टीम बन चुकी थी। रजनी ने सब दिखा दिया था बेटी को, वो वीडियो, वो ऑडियो, वो सबूत जिनमें मैं सिर्फ एक आशिक नहीं, एक शिकार था। प्रिया पहले टूट गई थी, फिर संभली और कहा, इससे हमें जो मिल सकता है वो हम लेंगे। पहला झटका जब ब्लैकमेल शुरू हुआ। एक शाम प्रिया ने मुझे अकेले में बुलाया। चेहरे पर शिकन नहीं, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। मम्मी सब जानती हैं, और अब मैं भी, उसने कहा। मैं चौंक गया, कुछ बोल नहीं पाया। और सुनो, डरने की जरूरत नहीं,
बस थोड़ा साथ दो और थोड़ा समझदारी से काम लो। फिर आई पैसों की डिमांड। हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहते, रजनी ने कहा, पर जो हुआ है वो ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले 50,000 रुपये माँ की तबीयत के नाम पर, फिर 1 लाख रुपये बेटी की फ्रीलांसिंग क्लास के नाम पर, फिर EMI, पुराने लोन के नाम, ऑफिस स्कीम, हर तरफ से मांग आने लगी। मैंने चुपचाप पैसे दिए क्योंकि डर था कि ये सब अगर किसी और को पता चल गया तो मेरी इज्जत, मेरी शादी, सब खत्म। रिश्ता अब मोहब्बत नहीं, कब्जा बन गया था। रजनी अब फिर से रात में मेरे पास आने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें चाहत कम थी और कंट्रोल ज्यादा। आज तेरी बीवी घर पर है, लेकिन मुझे भूख लगी है, वो फुसफुसाकर कहती, और मैं किसी आज्ञाकारी की तरह उसके सामने झुक जाता। मैं अब चाहने वाला नहीं था, मैं अब बस एक ऐसा आदमी था जिसे वो दोनों बहनों की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उस रात जब पर्दा उठ गया था, मैंने शराब पी ली थी, शायद सहने की हद से ज्यादा। लड़खड़ाते हुए रजनी के कमरे में गया, जहां वो और प्रिया फुसफुसाकर बात कर रही थी। मैंने देखा लैपटॉप पर मेरा ही एक वीडियो खुला था, जिसमें मैं रजनी की बाहों में था, और तभी प्रिया बोली, अब अगला स्टेप, उससे उसकी प्रॉपर्टी के कागज साइन करवा लेते हैं। अब सब साफ था। मैं दरवाजे से हट गया। अब मैं सब समझ चुका था। मैं सिर्फ अकेलेपन से जूझ रहा, एक आदमी नहीं था, मैं उनकी स्कीम का हिस्सा था। एक चाल में फंसा हुआ पंछी, जिसकी आवाज सिर्फ रिकॉर्ड होती थी, सुनी नहीं जाती थी। अगली सुबह मैंने कुछ नहीं कहा, सब वैसा ही चलने दिया। लेकिन अब मैं खुद को आजाद करने की सोचने लगा था। एक दिन या तो मैं सब छोड़ दूंगा, या फिर इन दोनों को ही उस जाल में फंसा दूंगा जो उन्होंने मेरे लिए बुना था। खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, अब मेरी चाल बाकी थी, और वो चाल मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा अगले पार्ट में, अगर आपकी डिमांड हुई तो। अगर कहानी के इस पार्ट ने आपको भी थोड़ा झकझोरा, थोड़ा छू लिया, तो एक लाइक जरूर करें। यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि अगला भाग और भी सच्चा और भी गहरा होने वाला है। और हाँ, शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां अकेले नहीं, सबके साथ सुनी जाती हैं।